बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत का सफर। नादीदा कुव्वत के नरगे में फंसे हुए नौजवान की एक लर्जा बरामदम करती खौफनाक कहानी। शहर लाहौर का बासी साजिद कुरैशी, जिसका जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, ऊंचे ऊंचे पर्वतों को अपने पांव तले रौंद देना। बुलंदो बाला पहाड़ों पर चढ़कर जब वो नाराए मस्ताना बुलंद करता, मैं हूँ सबसे बुलंद, तो इसके चारों तरफ इसकी आवाज की बाजगश्त होती थी। फलक बोस पहाड़ों को सर करने के बाद वो चोटी पर खड़ा होकर अपने हाथ फैलाकर इन ठंडी हवाओं को अपने सीने में भरता चला जाता, जो शहरों में रहने वाले रोजमर्रा के कामों में फंसे लोगों के नसीब में नहीं। इसके अंदर एक ऐसी रूह थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। 2-3 हफ्तों से ज्यादा वो घर में नहीं टिक सकता था। घर में रहने के इसके पास कोई खास वजह भी नहीं थी, क्योंकि वो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला था। माँ बचपन में फौत हो गई थी। बाप भी कुछ अरसा पहले राही मुल्क अदम हो गया। अच्छे वक्तों में इसके वालिद कई दुकानें बनाने में कामयाब हो गए, जिनके किरायों पर साजिद बहुत अच्छे तरीके से गुजर बसर कर रहा था। देवसाई के बुलंदो बाला मैदान से साजिद कुछ दिन पहले ही लौटा था। 4 माह के थका देने वाले सफर के बाद इसने सोचा, 1-2 हफ्ते आराम कर लिया जाए। दिन के 11 बज रहे थे। वो अभी सोकर उठा था। इसकी समातों से एक नागवार आवाज टकराई। इसका फोन बज रहा था। पहले तो इसने नजरअंदाज कर दिया, मगर फोन करने वाला मुसलसल नंबर डायल कर रहा था। वो कसलमंदी से उठा, जाकर रिसीवर उठाया और बहुत बेजारी से हेलो कहा। दूसरी तरफ से इसे एक बहुत बुलंदो वाला कहका सुनाई दिया। कहका सुनते ही बेजारी की दबेस चादर इस पर से फौरन हट गई और चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई। दूसरी तरफ याकूब था, इसका लंगोटिया यार। पूरी दुनिया में अगर वो किसी को अपना कह सकता था तो वो याकूब था। ओए मुर्दार, सुना है तू कोहे मुर्दार से होकर आया है? याकूब ने अपने मखसूस लहजे में कहा। कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। एक महीना और वापस ना आता तो मैं तेरा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाकर कुल भी करवा चुका होता। इतनी आसानी से नहीं मरूंगा खबीस। और अगर कभी ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ भी तो दोनों साथ जाएंगे। मेरे बगैर तू क्या करेगा इस दुनिया में? साजिद ने इत्मीनान से जवाब दिया। फिटे मुंह, तेरे मुंह में मिट्टी कीचड़। मैं क्यों जाऊंगा तेरे साथ? मेरी अगले माह शादी है और अपनी शरीके हयात के साथ मैं कोई निस्फ सदी गुजारने का ख्वाहिशमंद हूँ। याकूब ने पुरमसरत लहजे में कहा। तो तेरे जैसे बैल के लिए भी खोंटा मैसर आ ही गया। वैसे वो कौन बदनसीब है जिन्होंने अपनी बेटी तुझ जैसे घामड़ शख्स के हवाले करने का रिस्क मोल ले लिया? साजिद ने शरारत से कहा। बैल याकूब की चढ़ती और लफ्ज घामड़ सुनकर याकूब के जहन में इन तमाम कामों की पट्टी चलने लगी होगी जो इसने साजिद की हमराही में सरंजाम दिए थे। बकवास बंद कर, याकूब ने अपना मखसूस जुमला बोला। दोस्तों ने मेरी शादी में आना है, बल्कि तू ऐसा कर, आज ही रखते सफर बांध ले। वैसे भी आवारागर्द बादलों की तरह मैं हूँ, ठहरता नहीं, इसलिए मेरा बिस्तर तैयार ही रहता है। आज तो नहीं, 1-2 दिन में कोशिश करता हूँ, साजिद ने कुछ सोचते हुए कहा। बस परसों तक मेरे पास पहुंच जा, वरना तू जानता है मुझे, याकूब ने धमकी देते हुए कहा। ठीक है, पहुंच जाऊंगा, साजिद ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो हमेशा इसकी धमकियों से मरूब हो जाता था। याकूब एबटाबाद में रिहाइश पजीर था। साजिद ने लाहौर से एबटाबाद तक का सफर बस में तय किया। याकूब और इसके घर वाले साजिद से मिलकर बहुत खुश हुए। काफी देर वो मिलकर पुरानी बातें करते रहे। आखिर को 20 साल वो लाहौर में एक दूसरे के हमसाए रहे थे। शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। याकूब की खुशी भी दिदनी थी। शादी की तारीख काफी करीब आ चुकी थी। साजिद एक दिन जब याकूब के घर से कुछ फासले पर मौजूद पहाड़ी से वापस आया, तो याकूब रास्ते में खड़ा नजर आया, जैसे वो इसका मुंतजिर हो। कुरैशी, आज रात अपने पुराने कपड़े पहनना और दिल को मजबूत करके बैठक में आना, याकूब ने सनसनीखेज लहजे में कहा और फौरन वहां से चल दिया। याकूब जब भी साजिद को कुरैशी कहता, तब साजिद को बड़ा सरप्राइज मिलता था। रात को मोहतात कदमों के साथ साजिद बैठक में दाखिल हुआ, मगर सब कुछ मामूल के ऐन मुताबिक था। याकूब के तमाम दोस्त अहबाब का जन हस्बे मामूल बैठक में मौजूद थे। कभी गाना गाया जाता था और कभी एक दूसरे से हल्की फुल्की नोकझोंक की जाती थी। ये सब देखकर साजिद मुतमईन हो गया था, मगर इसका ये इत्मीनान आर्जी साबित हुआ। अचानक वहां मौजूद जवानों ने इस पर हल्ला बोल दिया। थोड़ी देर में इसके जिस्म पर कमीज की जगह चीथड़े रह गए थे। थोड़ी देर बाद यही हाल दूल्हा के तमाम दोस्तों का हुआ और फिर दूल्हा भी जद में आ गया। ये वहां की रस्म थी। इस तरह हंसते मुस्कुराते शादी के इख्तिताम को पहुंच गई। बहुत बहसों मुबाहिसे और इस यकीन दहानी के बाद कि साजिद अब इनसे मिलता रहेगा, इसकी गुलूख खलासी हुई और वो वापसी के लिए आज़िम सफ़र हुआ।
वापस तो वो लाहौर ही जा रहा था, मगर अपने तरीके से। आते हुए भी वो बहुत बोर हुआ था। अब इसका इरादा था कि वो एबटाबाद से सीधा हवेलियाँ जाएगा। वहाँ से वो कोटला, जो एक छोटा-सा गाँव था, वहाँ पहुँचेगा। आगे का सफ़र इसे पैदल करना था। ऊँचे-नीचे पहाड़ों को पार करके क्याला से होते हुए कोटला पहुँचना था और फिर आगे की मंजिल छांगला गली थी। वहाँ से वो मरी पहुँच जाता। साजिद जैसे मुहिम जो शख्स के लिए ये कोई मुश्किल भी नहीं था। इसे दुनिया की मुश्किल तरीन चोटी K2 तक पहुँच जाना था। मगर अपने साथ अंग्रेज कोहे पेमा को बचाते हुए, जो हजारों फीट नीचे गहरी खाई में गिरने वाला था। साजिद अपनी टांग तुड़वा बैठा। वो अपने देरीना ख्वाब को तकमील तक ना पहुंचा सका। वो हवेलिया बाजार में अशिया खुर्दोनोश और कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए रुका और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। कोटला के दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर पैदल वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। इसके अंदाजे के बिल्कुल बरअक्स पहाड़ काफ़ी ऊंचे थे। ये बात इसके लिए बाइसे मुसर्रत थी। पहाड़ जितना भी बुलंद होता, साजिद का जज्बा इतना ही ऊंचाई पर प्रवास करता। रास्ते में से जाबजा दरख्तों के झुंड दिखाई दे रहे थे। इतने खूबसूरत मनाजिर इसने सिर्फ सवात में ही देखे थे। ऐसे लग रहा था कि वो नारान या कागान में चल रहा है। इन्हें मनाजिर में गुम वो चला जा रहा था। अचानक चौक के करीब काले मास्क मुंह पर चढ़ाए स्याह लिबास में मलबूस असलहा बरदारों ने उसे घेर लिया। इससे पहले कि वो सूरत हाल का अंदाजा लगा पाता, इनमें से एक ने अपनी गन इसकी तरफ सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। इसे अपनी गर्दन में शदीद दर्द महसूस हुआ। वो तिवरा कर गिरा और इसके होश व हवास इसका साथ छोड़ चुके थे। साजिद की जब आंख खुली तो अपने आप को कुशादा और आरामदेह पलंग पर लेटा हुआ पाया। शब ख्वाबी का मखसूस लिबास इसके जिस्म पर मौजूद था। वो उठकर बैठ गया। ये एक छोटा सा मगर खूबसूरत सा कमरा था। पलंग के एक तरफ इसका सारा सामान पड़ा हुआ था। वो उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया। बगौर गर्दन का मुआयना करने पर भी किसी किस्म का कोई निशान या जख्म उसे ना मिल सका। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। इसने खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर झांका, मगर बाहर सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। घड़ी पर निगाह डाली तो रात के 3 बज रहे थे। इसे प्यास महसूस हो रही थी। वो उठा और सामने टेबल पर रखे जग से पानी निकाल कर जैसे ही घूंट भरा तो खाली मादे में वो एक घूंट बहुत गिरा गुजरा। इसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ। इसे तबीयत पर छाई पज़मुर्दगी की वजह भी समझ आ गई। इसका मादा खाली था। वो एक तरफ कोने में रखे फ्रिज की तरफ बढ़ा। फ्रिज में सैंडविच और पिज़्ज़ा मौजूद था। पेट भरने के बाद इसने दोबारा कमरे का जायजा लिया। हैरत अंगेज बात यह थी कि इस कमरे में दरवाज़ा मौजूद नहीं था। कमरे की दीवारों को टटोला, मगर इसे कोई सुराग ना मिला। थक हार कर वो दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया और खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। दूसरी मर्तबा इसकी आंख अलार्म से खुली। वो उठकर बैठ गया। गुज़िश्ता वाक़यात एक-एक करके इसके ज़हन के पर्दे पर नमूदार होने लगे। अचानक इसे कंप्यूटराइज़ आवाज़ सुनाई दी। लबो लहजा अंग्रेज़ी था। साजिद कुरैशी, आप बराह रास्त मेहरबानी फरमाकर नीचे हॉल में तशरीफ़ ले आएँ। साजिद ने देखा सामने दीवार में दरवाज़ा नमूदार हो चुका था। वो तेज़ी से उठा और इस दरवाजे की सिमत बढ़ा, मगर इसके अंदाजे के बरक्स वो बाहर जाने के रास्ते की बजाय जदीद तर्ज का बाथरूम था। हकीकत में इसे इस वक्त इसकी अशद ज़रूरत थी। वो फ़ौरन अंदर घुस गया। गुस्ल करते हुए इसे ये अजीब बात महसूस की कि साबुन इसी ब्रांड का था जिसे वो बरसों से इस्तेमाल कर रहा था। टूथ क्रीम भी वही थी। गुस्ल करके वो हशाश प्रशाश हो गया। बाथरूम से बाहर आकर उसने इसी तरह का एक और दरवाज़ा खुला पाया। वहाँ झांका तो वहाँ एक बहुत कीमती स्याह 3 पीस सूट और बहुत खूबसूरत बेशकीमत जूते इसके मुंतज़िर थे। वो जल्दी से तैयार होकर जब बाहर निकला तो अब एक और दरवाजे को खुला देखा। या खुदाया! अब ये क्या है? वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया और वो आगे बढ़ा। मगर इस मरतबा इसे सामने एक राहदारी दिखाई दी। राहदारी के दोनों तरफ दरवाजे दिखाई दे रहे थे। नरम कारपेट पर चलता हुआ वो कुछ हैरानी और कुछ परेशानी से आगे बढ़ रहा था। सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। वो मजबूत कदमों से इन सीढ़ियों पर चलता नीचे पहुँच गया। अब इसके सामने काले शीशे की दीवार थी। वो इस दीवार की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, शीशे की दीवार का कुछ हिस्सा बीच में से खुदकार तरीके से एक तरफ से लग गया। वो अंदर दाखिल हो गया। हॉल में एक खूबसूरत गोल मेज मौजूद थी। इसके गिर्द 10 के करीब कुर्सियां रखी थीं। वो वहाँ ब्लैक सूट में 4 लोग मौजूद थे। वो आगे बढ़ा और इन चारों से बारी बारी मुसाफा करके एक कुर्सी पर बैठ गया। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है और ये सब क्या है? साजिद ने इनकी तरफ देखते हुए सवाल किया। मगर वो चारों होंकों की तरह इसकी तरफ देखते रहे। साजिद ने गौर किया तो इस पर अपनी बेवकूफ़ी अयां हो गई। वो सब के सब गैर मुल्की थे। उर्दू इनको खाक समझ आती। अभी वो अपना सवाल अंग्रेजी में दोहराने का सोच ही रहा था कि इसकी समातों से एक आवाज़ टकराई। आप लोग इस सूरत हाल से हैरान होंगे।
थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये बात उर्दू और अंग्रेज़ी में कही गई थी। इसके अलावा चीनी और अरबी में भी यही कुछ कहा गया। एक और ज़बान भी इस्तेमाल की गई, मगर साजिद ये अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो कौन-सी ज़बान थी। मगर अब सब पुरसुकून हो चुके थे और साजिद को अंदाज़ा हो गया था, वो सब भी इसी की तरह यहाँ लाए गए हैं। इन्हें वहाँ बैठे थोड़ी ही देर गुज़री थी कि हॉल में एक स्याह चोगे में मलबूस एक शख्स दाखिल हुआ। चोगे के साथ जुड़ी टोपी ने इसके चेहरे को ढांप रखा था। करीब आने पर साजिद की नज़र इसकी मखरूती नर्म और नाजुक उंगलियों पर पड़ी। अच्छा, तो ये वो साहब हैं। इसने दिली दिल में सोचा और वो आकर सदारती कुर्सी पर विराजमान हो गया। साथ ही इसने एक झटके से अपनी टोपी उतार दी। इसके खैराकुन हुस्न ने वहां बैठे तमाम लोगों को मबहूत कर दिया था, मगर हुस्न के साथ साथ इसकी आंखों में भेड़िए की सी दरिंदगी भी मौजूद थी। वो मुस्कुराई और सामने रखी बटन नुमा शय अपने कान में ठोस ली और सबको इशारा किया। सबने अपने अपने कानों में वो बटन नुमा चीज लगा ली। तो जेंटलमैन, अब हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और आप कौन हैं? वहां बैठा हुआ एक शख्स पहलू बदलकर बोला। तब साजिद को इन बटनों की अफादियत का मालूम हुआ। वो ट्रांसलेटर थे, एक जबान का दूसरी जबान में तर्जुमा बआसानी कर लेते थे। मिस्टर ली शेखौफ, सिर्फ आपको नहीं बल्कि सबको ये जानने की जल्दी है, ये सब क्या हो रहा है। आप इत्मीनान रखिए, आप सबको मालूम हो जाएगा। इस हसीना ने मध्यम सी आवाज में कहा। पहले तारुफ हो जाए। ये है मोहतरम साजिद कुरैशी, इस दुनिया के बेहतरीन कोहे पैमाओं में से एक। पहाड़ों से इन्हें इश्क है, मुहिम जोई इनका जुनून है। इनका नारा है, मैं हूँ सबसे बुलंद, और ये पाकिस्तान से हैं। साजिद को अपने बारे में ये सब कुछ इस हसीना के मुंह से सुनकर बहुत अच्छा लगा, मगर अपने नारे के बारे में सुनकर वो भौंचका रह गया। ये है मिस्टर मार्टिन। इस हसीना ने साजिद के साथ बैठे एक पतले मगर जिस्मानी लिहाज से मजबूत शख्स की तरफ इशारा करके कहा। ये दुनिया के बेहतरीन निशानाबाज हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर भी ये मामूली हरकत पर निशाना लगा सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात, ये हर किस्म का हथियार चला सकते हैं और निशाना लगा सकते हैं। इनका ताल्लुक अमेरिका से है। ये शेख अहमद सऊद हैं। हसीना ने अपने सामने बैठे एक हट्टे कट्टे शख्स की तरफ इशारा किया। दुनिया के ताकतवर इंसानों में से एक। रीछों से नहते होकर लड़ना इनका शौक है। वहां मौजूद सब लोगों ने इस खौफनाक शख्स को हैरत से देखा। इनका ताल्लुक यमन से है। ये ली शखौफ हैं। इनका ताल्लुक रूस से है और ये माहिर अर्जियात हैं। इनके पास एक ऐसा इल्म है जो दुनिया में किसी और के पास ना हो। ये एक ही वार से बड़ी चट्टान को तोड़ सकते हैं। ली शखौफ ये सुनकर सकते में आ गया। इसने अपना ये हुनर बहुत छुपा कर रखा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये यूं किसी के इल्म में कैसे आ जाएगा। और आखिर में ची ऑन हो। इनका ताल्लुक चीन से है। ये बहुत माहिर नक्शा नवीस हैं। ये जिस जगह का एक मरतबा मुआयना कर लें, 10 साल बाद भी ये बहुत आराम से इस जगह का नक्शा बना लेंगे। ये सब ड्रामा बंद करो, सीधी तरह मतलब की बात पर आओ। अहमद सऊद ने अखड़पन से कहा। इसकी आवाज भी इसी तरह जानदार थी। अहमद, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा ये ड्रामा क्या है और इसमें तुम्हारा क्या किरदार है। इस हसीना ने सर्द लहजे में कहा। इसके लहजे में कुछ ऐसा था कि इन सबको जिस्मों में अजीब सी सनसनी दौड़ गई। मुझे ड्रामों में काम करने का कतन शौक नहीं, इसलिए मेरा वक्त बर्बाद मत करो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी ड्रामा टीम को तहस नहस कर दूंगा। अहमद ने बिफरे हुए लहजे में कहा। वो इस सस्पेंस से बेजार हो गया था। खुद पर काबू रखो अहमद, मैं नहीं चाहती तुम जैसा ताकतवर शख्स बेमौत मारा जाए। इस हसीना ने गुस्से से कहा और एक बटन दबा दिया। बटन के दबते ही फर्श एक तरफ से खिसकने लगा और तेजी से इनके पैरों के नीचे से निकल गया। हैरत अंगेज तौर पर वो गिरे नहीं। इन्हें कुछ देर बाद समझ में आया, वो इंतहाई शफाफ शीशे पर मौजूद थे। अगला मंजर ऐसा था कि अहमद सऊद जैसा बहादुर और ताकतवर इंसान भी गंग होकर रह गया। इनसे चंद फीट नीचे दो शार्क मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही फर्श शफाफ हुआ, वो तेजी से चक्कर लगाने लगी, अपने भयानक दांतों की नुमाइश करते हुए मुसलसल इन पर झपटती। इनका खौफनाक मुंह जैसे ही करीब आता, इन सब पर लर्जा तारी हो जाता। हालांकि इन्हें मालूम था कि बीच में मजबूत शीशे का फर्श मौजूद है। वो इस मंजर में खोए हुए थे कि इस हसीना की आवाज गूंजी। अहमद, अगर मैं चाहूं तो सेकंडों में तुम्हें इन भूखी शाख्स के हवाले कर दूं, मगर मैं और मेरी तंजीम ये चाहती है कि तुम सब हमारे लिए एक काम करो। इसके बदले दुनिया में जो तुम चाहोगे वो मिलेगा। और अगर हम इनकार कर दें तब क्या होगा? ची ऑन हो ने अपनी नहीफ आवाज में बोला। तो इस हसीना ने तो पर जोर दिया और बोली, भयानक मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं। हमने करना क्या है, तुम काम बताओ। मार्टिन पानी की बोतल खोलते हुए बोला। हाँ, ये सवाल काम का है। तुम्हें एक संदूक हासिल करना है, मगर इस संदूक की जगह किसी को नहीं मालूम। सिर्फ पहेलियों के जरिए तुम लोगों ने अंदाजा लगाना है और संदूक को ढूंढना है। इसकी तफसील कल तुम्हें बता दी जाएगी।
इसने मुस्कुराते हुए कहा और उठ गई। इसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो आने वाले खतरात की पेशगोई कर रहा था। रात तक वो अपने कमरों में महसूर रहे। रात सोने के बाद साजिद की जो आंख खुली तो हैरत का एक झटका इसका मुंतजिर था। वो बर्फ के लकोदक मैदान में पड़ा था। इसके जिस्म पर बर्फानी लिबास था। इसे जरा भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सुबह का वक्त था, हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी, मगर सूरज अभी तक पहाड़ों की ओट लिए हुए था। साजिद ने पीछे देखा तो इसके बाकी साथी भी मौजूद थे। अहमद एक तरफ रखे बैगों का मुआयना कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो सारे इकट्ठे हो गए। ट्रांसलेटर्स डिवाइस की वजह से वो बासानी एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे। हजरात, ये मौत का सफर है। इस वक्त वहां तुम 5 नहीं बल्कि 6 हो। छठी मौत है जो तुम्हारी हमसफर है। साजिद कुरैशी की जेब में वो कागज है जो तुम्हें इस संदूक तक ले जा सकता है। अब तुम सिर्फ इस सूरत में जिंदा रह सकते हो जब तुम ये काम पाए तक मील तक पहुंचा दो। दूसरी कोई सूरत तुम्हें नहीं मिली। तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ गो। इसके साथ ही इनके कानों में लगे ट्रांसलेटर में खामोशी छा गई। वो काफी देर तक उसे पुकारते रहे, मगर फिर कोई आवाज सुनाई नहीं दी। साजिद ने जल्दी से जेब से कागज निकाला। इस कागज में इन पांचों की जबानों में पहेली नुमा इबारत लिखी थी। फलक बोस, पर्वतों की शान, सफेद कंबलों के दरमियान, तीर जहां सीने से हो पार, तेरगी में है इसका निशान। वो चारों काफी देर बैठे इस मामले को हल करते रहे, मगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। यूं बैठे रहने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ें। पहले मिसरे में पहाड़ों का जिक्र है। हमें पहाड़ों की सिमत चलना चाहिए। इनमें सबसे उमर रसीदा ची ऑन हो ने कहा। इसकी ये बात सुनकर साजिद के जहन में एक झमाका सा हुआ। फलक बोस, पर्वतों की शान, इस मिसरे की तकरार इसके जहन में होने लगी। सामने आसमान को छूती एक पहाड़ी चोटी पर इसकी नजर पड़ी। इसकी बुलंदी, इसकी बनावट और नोकीलेपन को देखकर ही हैबत तारी हो जाती थी। बिलाशुबा यही फलकबोस पर्वतों की शान है। इसने जब अपने इस ख्याल से अपने साथियों को आगाह किया तो वो सब उछल पड़े। इसकी इस राय से सब मुत्तफिक थे। कोहे पेमा होने के नाते साजिद इनका लीडर था। वो सब बेल्ट में रस्सी जोड़कर एक दूसरे से मुंसलिक हो गए और इस पहाड़ी की तरफ जाने लगे। सूरज तुलू हो गया था और इसकी किरणें जब बर्फ पर पड़कर मुनक्कस हुई तो आंखों को चंधिया देती। स्याह शीशों वाली ऐनक अगर आंखों पर ना होती तो वो जरूर अंधे हो जाते। वो काफी ऊपर आ चुके थे। दर्जा हरारत बहुत मनफी था। बुलंदी नापने वाले आले को देखकर उन्हें पता चला कि वो 14,000 फीट की बुलंदी पर थे और वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाने लगे। एक मकाम पर साजिद ने इनको सरगोशियों में मुतला किया। कोई भी ऊंची आवाज इनके लिए मौत का प्याम्बर साबित हो सकती है। इस वक्त वो एक बहुत बड़े बर्फानी तोदे के नीचे से गुजर रहे थे। निहायत खामोशी से वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ रहे थे कि इन्हें कुछ गुर्राहटें सुनाई दी। सर ऊपर उठाकर देखा तो भेड़ियों का एक हौल इनको दिखाई दिया। भेड़िए अपने खौफनाक जबड़ों की नुमाइश करते हुए गुर्रा रहे थे। मार्टिन ने तेजी से अपनी गन निकाल ली। इससे पहले कि वो फायर करता, साजिद ने झपट कर गन इससे छीन ली। पागल हो गए हो तुम? क्या कर रहे हो? मार्टिन ने साजिद से गन लेने की कोशिश करते हुए कहा। यहाँ अगर गोली चल गई तो ये बर्फानी तोदा हमें हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा देगा। भेड़ियों के मुकाबले में बर्फानी तोदा ज्यादा खतरनाक है। हम सब यहाँ सिर्फ खंजर इस्तेमाल करेंगे। खंजर का सुनकर अहमद की आंखों में चमक लहराई और बोला, देर किस बात की है? चलो आगे बढ़ते हैं। ची ऑन हो और ली शेखौफ को पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ने लगे। भेड़ियों को भी अंदाजा हो गया था कि इनका शिकार भागने की बजाय हमला कर रहा है। थोड़ी देर बाद तीनों ऊपर पहुंचे, जहां दंगल के लिए थोड़ी सी जगह मौजूद थी। साजिद को तब अहमद की वहशियाना ताकत का अंदाजा हुआ जब इसने अहमद को एक भेड़िए को पिछली टांगों से पकड़कर चीरते देखा। फिर इसने एक और भेड़िए को टांगों से पकड़ा और पूरी कुवत से इसे घुमाकर नीचे खाई में फेंक दिया। इतनी देर में मार्टिन खंजर फेंक कर दो भेड़ियों को शिकार कर चुका था। अचानक एक भेड़िए ने जकन भरी और साजिद की तरफ आने लगा। साजिद को तो और तो कुछ ना सूझा। वो घुटनों के बल बैठ गया और खंजर वाले हाथ को बुलंद कर दिया। भेड़िया अपनी झोंक में साजिद के सर के ऊपर से होता हुआ आगे जा गिरा। इसकी अंतड़ियां इसके पेट से बाहर आ चुकी थीं। अहमद को तो शुगल हाथ आ गया था। जैसे ही भेड़िए इस पर हमला करते, वो कमाल महारत से इनकी टांगें पकड़ लेता और घुमाकर नीचे हजारों फीट गहरी खाई में फेंक देता। थोड़ी देर में मैदान साफ हो गया। जोश में आकर अहमद ने एक जोरदार नारा लगाया और वही हुआ जिसका साजिद को डर था। बर्फ तेजी से सुरकने लगी। साजिद ने अपना बैग उठाया और जल्दी से एक बड़ी चट्टान के नीचे खड़ा हो गया। अहमद और मार्टिन ने भी इसकी पैरवी की। ली शेखौफ भी ऊपर आ चुका था। वो भी तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ा। इससे पहले वो वहां तक पहुंचता, बर्फ की सफेद चादर ने इन सबको ढांप लिया।
जब तक बर्फ गिरती रही, इन्हें सांस लेने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। बर्फ के थमते ही साजिद को अपने फेफड़े फटते हुए महसूस हुए। बर्फ की दबेस तह ने हवा का रास्ता बंद कर दिया था। इसने हाथ पैर चलाए मगर वो मनो बर्फ तले था। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो तड़पना चाहता था मगर बर्फ ने उसे जकड़ कर रखा था। इसकी रूह कब से अंसरी से निकलने ही वाली थी कि किसी ने इसे बर्फ से खींच कर बाहर निकाल लिया। साजिद ने धुंधलाई हुई आंखों से देखा, वो अहमद सऊद था। अहमद ने ही मार्टिन ओली शेखौफ को बर्फ से निकाला। जी ऑन हो का कुछ पता ना था कि वो कहाँ गया। वो चारों मिलकर उसे तलाश करते रहे मगर वो कहीं नहीं मिला। इनके पास सिर्फ एक बैग रह गया था। असलहे के नाम पर सिर्फ खंजर और मार्टिन के पास एक पिस्टल था जिसमें 12 गोलियां थीं। बैग उठाकर वो आगे बढ़ने लगे। रात उन्होंने खेमे लगाकर बसर की। एक आदमी के लिए बनाए गए खेमे में 3 दुबक गए और चौथा बाहर पहरा देता रहा। अगला दिन बहुत थका देने वाला था। सूरज की रोशनी ने बर्फ को नरम कर दिया था। कहीं तो 4 फीट इनके पांव बर्फ में धुंस जाते। शाम तक वो चलते रहे। रात को उन्होंने खेमा लगाया। थोड़ी देर बाद हवा चलने लगी। हवा बढ़ते बढ़ते इतनी शदीद हो गई कि इनका खेमा चीथड़ों में तब्दील हो गया। बाकी पूरी रात वो चारों एक दूसरे की तरफ पुश्त किए जुड़कर बैठे रहे। इतनी खौफनाक हवा से पहले कभी इनका वास्ता नहीं पड़ा था। सुबह के वक्त हवा का जोर टूटा। थकावट के बावजूद वो आगे बढ़ने लगे। इन्हें किसी गार की तलाश थी जहां वो आग जला सकें। इनकी खुराक भी खत्म हो गई थी। शाम तक वो एक कुशादा मैदान में पहुंच गए थे। अब इनका सांस भारी हो रहा था। 18,000 फीट की बुलंदी तक वो पहुंच चुके थे। जा बजा चट्टानें नजर आ रही थी। ली शखौफ एक चट्टान पर बैठ गया। इसकी बज़ाहिर आम सी हरकत बहुत महंगी पड़ी। वो सफ़ेद चट्टान नहीं बल्कि बर्फानी रीछ था, जो नींद के मज़े लेने के लिए कुछ अरसा पहले ही यहाँ लेटा था। अपने ऊपर वज़न महसूस करके वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। लीशा खौफ दूर जाकर गिरा। मार्टिन ने जेब से पिस्टल निकाला और फुर्ती से फायर किया। गोली रीछ के सर में लगी और वहीं ढेर हो गया। हलचल महसूस करके 5 रीछ उठ खड़े हुए। अहमद की बदकिस्मती कि वो 3 रीछों के नरगे में आ गया। अहमद ने एक रीछ की गर्दन अपने पाँव में दबा ली। दूसरे रीछ ने अपने बड़े बड़े खौफनाक दांत अहमद के कंधे में बेबस कर दिए। अहमद ने पूरी कुवत से ढाड़ा। मार्टिन जो अहमद से लिपटे रीछों का निशाना ले रहा था, ली शखौफ बदवासी में इससे जा टकराया। दोनों एक दूसरे से उलझकर गिर पड़े। एक रीछ यकायक इनके सरों पर पहुंच गया। साजिद ने जेब से खंजर निकाल लिया और आगे बढ़कर अहमद के कंधे में दांत पेवस करने वाले रीछ की गर्दन में दस्ते तक खंजर घुसेड़ दिया। दर्द की शिद्दत से रीछ घुराया और तेजी से मुड़ा। साजिद के सीने पर इसका पंजा लगा तो वो उड़कर 12 फीट दूर जा गिरा। फिर किसी ने आकर साजिद को झिंझोड़ा। साजिद का नुदकी में जाते जाते होश की दुनिया में वापस आ गया। आगे खुलते ही रूह फरसा मंजर इसके सामने मौजूद था। अहमद का नरखरा कट चुका था और दाइये अजल को लब्बैक कह चुका था। ली शखौफ भी जख्मी था और इसके बाजू पर जख्म आए थे। मार्टिन की वजह से वो महफूज थे। अहमद को वहीं बर्फ में दफन करके वो बहुत एहतियात से गार में दाखिल हुए। मबादा कोई रीछ अंदर ख्वाब खरगोश के मजे ना लूट रहा हो। वो एक छोटा सा गार था। आग जलाकर वो बैठ गए। कितने दिनों बाद वो आग ताप रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दुनिया और माफिया से बेखबर खर्राटे ले रहे थे। वो इस इलाके से काफी मानूस हो चुके थे। हर रोज सुबह उठते और थोड़ा घूम कर वापस आ जाते। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। पहाड़ी बिल्कुल दीवार की मानंद थी। ऊपर जाना, वो भी बगैर किसी सामान के, नामुमकिनात में से था। इसी शशोपंज में कुछ दिन गुजर गए। एक सुबह जब साजिद सोकर उठा तो इसने अजीब मंजर देखा। गार में रीछ की नरम नरम खालें बिछी थीं। मार्टिन तमाम रीछों की खालें उतार लाया था। खालें देखकर एक बार फिर साजिद के जहन में बिजली कौंदी। सफेद कंबलों के दरमियान पहेली का दूसरा मिसरा इसके जहन में आ गया। सफेद कंबलों से सफेद रीछ मुराद थे। वो खुशी से उछल ही पड़ा। वो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद थे। इसने जब ये बात ली और मार्टिन को बताई तो वो दोनों भी खुशी से उछल पड़े। वो तो इन कागज के पुर्जों को बिल्कुल ही भूल चुके थे। अब वो तीनों तीसरे मिसरे का भेद ढूंढने लगे और पूरा हफ्ता गुजर गया मगर कुछ समझ में ना आया। एक दिन ली पहाड़ी का मुआयना करके वापस आया तो जोश की वजह से इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इसने तीसरे मिसरे का भेद भी तलाश कर लिया था। वो साजिद और मार्टिन को लेकर वहां पहुंचा। दोनों क्या देखते हैं कि एक चट्टान पहाड़ से इस तरह बाहर निकली हुई है जैसे वो तीर का पिछला हिस्सा हो जो कि पहाड़ के सीने में घुस गई हो। तीर जहां सीने से हो पार। वो एक दूसरे से गले लगकर खुशी का इजहार कर रहे थे मगर अभी इन्हें चौथा और अहम सुराग तलाश करना था। वो रोजाना आकर इस चट्टान के नीचे खड़े हो जाते मगर वही ढाक के 3 पात। इन्हें कुछ ना मिला।
साजिद इस रात लेटा आखिरी मिसरा दोहरा रहा था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरी फिक्रे में क्या निशानी समझाई गई है। एक मरतबा फिर इसके दिमाग में दिया सा रोशन हुआ। इसने झिंझोड़ कर ली शेखौफ और मार्टिन को उठाया। दोनों खौफजदा हो गए, मगर जोश मुसरत से चमकता हुआ साजिद का चेहरा देखकर इनको भी अंदाजा हो गया। साजिद तेजी से बाहर निकला और इस चट्टान की सिमत दौड़ा जो तीर के पिछले हिस्से से मुशाबा थी। वहां पहुंचकर वो धक से रह गए। इनका खून मुंजमद हो गया, आंखें फतरा कर रह गई। इस तीर के ऐन नीचे से सब्ज रंग की रोशनी निकल रही थी। साफ दिखाई दे रहा था कि अंदर कोई गार था, जिसके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर था। पत्थर ने पूरी तरह गार को बंद नहीं किया था। जहां से खला रह गया था, वहीं से रोशनी बाहर आ रही थी। मिस्र में तैरगी यानी तारीकी का जिक्र था। ये रोशनी सिर्फ तारीकी में ही नजर आ सकती थी। दिन में कोई भी इस सब्ज रोशनी का सुराग नहीं लगा सकता था। रात में अपने तजस्सुस पर काबू पाकर वो वापस आ गए। तमाम रात इन्हें खुशी से नींद नहीं आ रही थी। सुबह सवेरे रोशनी होते ही वो तीनों इस बंद गार की सिमत में चल पड़े। ली शेखौफ रस्सी के जरिए पत्थर को नापने लगा। साथ ही वो इस चट्टान पर खंजर की मदद से निशान लगाता जाता था। काफी देर वो कोहे पैमाइश करता रहा। आखिर वो पत्थर का मरकज तलाश करने में कामयाब हो गया, जिस पर इसके बकौल एक ही वार से इतने बड़े पत्थर को टुकड़े टुकड़े किया जा सकता था। इसके पास कोहे पैमाओं वाली मखसूस हथौड़ी मौजूद थी। लिशेकोफ ने पहले पत्थर के 3 मुख्तलिफ हिस्सों पर चोट लगाई और आखिर में एक भरपूर वार पत्थर के इस हिस्से पर किया जिसे वो मरकज कह रहा था। एक धमाका हुआ। हर तरफ गर्द उड़ने लगी। इतनी बुलंदी पर सांस लेना पहले ही दोपहर हो रहा था। गर्द ने इसे और भी मुश्किल बना दिया। साजिद और मार्टिन तेजी से पीछे भागे और गर्द के तूफान से निकलने में कामयाब हो गए। वो कुछ देर गर्द के खत्म होने का इंतजार करते रहे। दोनों ली खौफ की तरफ से परेशान थे। अब गर्द तकरीबन खत्म हो चुकी थी। वो आगे बढ़े। ली उन्हें छोटे बड़े पत्थरों के अंबार तले दबा नजर आया, जो जिंदगी की कैद से आजाद हो चुका था। गार का दहाना खुल चुका था। दोनों ने पहले ली शेखौफ को पत्थरों के पीछे से निकाला और बर्फ में दफन कर दिया। थोड़ी देर तक इसकी कब्र पर अफसरदा बैठे रहे। चलो अब अंदर चलकर जायजा लेते हैं, वो संदूक मौजूद भी है कि नहीं। मार्टिन ने अफसरदगी से साजिद के कंधे में हाथ रखा। ली को ली की मौत पर साजिद भी बहुत दिल गिरफ्तार था। साजिद ने आहिस्ता से सर हिलाया और दोनों गार की जानिब बढ़े। गार के अंदर दाखिल होते ही इनका वास्ता सब रोशनी से पड़ा। थोड़ा सा आगे जाकर उन्हें वो संदूक दिखाई दे गया, जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गए थे। संदूक एक शीशे में बंद था। संदूक के दोनों अतराफ 2 गोले पड़े थे। सब्ज रोशनी इनमें से ही फूट रही थी। साजिद ने तेजी से संदूक की तरफ बढ़ना चाहा, मगर मार्टिन ने जल्दी से उसे रोक दिया। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मार्टिन ने इसे क्यों रोका। इसने मार्टिन को तेजी से संदूक की तरफ बढ़ते देखा। मार्टिन ने जैसे ही संदूक के पास पहुंचकर संदूक उठाना चाहा, साजिद ने उसे उड़कर दाएं तरफ जाते देखा, जहां वो दीवार से टकराकर नीचे गिरा और इसकी चीख निकल गई। किसी नादेदा कुव्वत ने उसे उछाल दिया था। मार्टिन ने अव देखा न ताओ झट जेब से पिस्तौल निकाला और यके बाद देखे 2 फायर संदूक की तरफ किए और अपने सीने पर हाथ रख लिया। इस एक सीने और गर्दन के पास से खून का फवारा बुलंद हुआ और जमीन पर फैलता चला गया। साजिद तेजी से भागकर मार्टिन के पास पहुंचा, मगर जिस्म खाकी से इसकी रूह परवास कर चुकी थी। साजिद ने बहुत करीब से मार्टिन के जख्मों का मुआयना किया तो इस पर आया हो गया। गोलियां लगने की वजह से मार्टिन की मौत वाकई हुई थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि गोलियां तो इसके शीशे को लगनी चाहिए थी, जिसमें संदूक मौजूद था। शीशे से संदूक निकालते हुए मार्टिन की हालत साजिद से मुलाहिजा कर चुकी थी। अब वो करीब से देखने लगा। इसने वहां अजीब चीज देखी। संदूक के साथ गोले भी 2 ही रखे थे, एक छोटा और दूसरा बड़ा, और इनमें से सब रोशनी निकल रही थी। इसने डरते डरते हाथ बढ़ाया और छोटा गोला उठाकर छोटे गड़े में रख दिया। मजीद हिम्मत करके बड़ा गोला उठाकर बड़े गड़े में रख दिया। जैसे ही वो ये काम करके फारिग हुआ, दरवाजा बंद होने जैसी जोरदार आवाज पैदा हुई। संदूक के गिर्द मौजूद शीशा यकलख गायब हो गया और संदूक का ढकना खुल गया। संदूक में एक अंडा मौजूद था, जो शायद किसी धात से बना हुआ था। चांद की रोशनी से मुशाबा ठंडी ठंडी सफेद रोशनी इसमें से फूट रही थी। इसके करीब ही एक सफेद पर्ची रखी थी। साजिद ने वो अंडा और पर्ची दोनों अपने कब्जे में ले लिए और बाहर जाने के लिए मुड़ा। इसके अलावा इसके दिमाग में और कोई बात नहीं थी कि वो तसल्ली से अपने रिहायशी गार में पहुंचे और वहां बैठकर इस अंडानुमा चीज पर गौर करे। वो गार से बाहर निकला ही था कि इसे गड़गड़ाहट सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक पहाड़ी से इसे कुछ उतरता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही वो कुछ करीब आए, साजिद के रोंगटे खड़े हो गए। खुदा की पनाह, वो भेड़िए थे। कद काठ में वो शेर को भी मात देते थे। वो लम्हों में साजिद तक पहुंच गए। वो तादाद में 8 थे। उन्होंने आकर साजिद को घेर लिया। साजिद का खून खुश्क हो गया। इसके हाथों और पैरों में वाज़ेह तौर पर लर्जिश देखी जा सकती थी।
इन भेड़ियों में से एक ताकतवर भेड़िया आगे बढ़ा और अपने जिस्म को जोर से झटका दिया। अगले ही लम्हे वो इंसानी रूप में साजिद के सामने मौजूद था। ये वहशतनाक मंजर देखकर साजिद पर जैसे सख्ती का तरी होने लगा। और अगर वो मजबूत और हवास का मालिक ना होता तो अब तक हवास से बेगाना हो चुका होता। इस शख्स ने अपना हाथ आगे बढ़ाया जो कुछ देर पहले एक खूंखार भेड़िया था और बोला, लाओ ये मुझे दो। इसका इशारा इस रोशनी बिखेरते अंडे से मुशाबा गोले की तरफ था। साजिद वैसे ही गुमसुम खड़ा था। मैंने तुमसे कहा, ये मुझे दो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? साजिद के इस तरह खड़े रहने पर इस शख्स को ताव आ गया और वो करख्त लहजे में बोला। इस तरह बोलने का खातिर ख्वाह फायदा हुआ और साजिद होश की दुनिया में वापस आ गया और नरमी से गोया हुआ। मैं तुम्हें ये दे तो दूं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ये लेने के बाद मुझे जिंदा छोड़ दोगे? इसे ये बात हैरान भी कर रही थी कि वो शख्स चाहता तो आगे बढ़कर बेजवी गोला इसके हाथ से छीन भी सकता था, मगर वो मांग रहा था। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, ये मेरे हवाले कर दो, वरना मेरे एक इशारे पर तुम मेरे साथी तुम्हें चीर-फाड़ कर रख देंगे। ये कहते हुए वो थोड़ा-सा आगे आ गया, मगर इसने वो गोला ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश नहीं की। इस बेबसी को साजिद ने महसूस कर लिया और इसकी आँखों में आँखें डालकर बोला, आगे बढ़ो और छीन लो। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। ये अल्फाज सुनते ही इस शख्स की और इसके करीब मौजूद भेड़ियों की बेचैनी उरूज पर पहुंच गई और वो साजिद के गिर्द चक्कर लगाने लगे। साजिद को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। फिर इस शख्स की आवाज साजिद की समाज से टकराई। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, मगर अब तुमसे कपाड़ा ही निपटेगा। ये कहकर इसने दोबारा भेड़िए की हैबत इख्तियार कर ली और अपने साथियों समेत वापस चला गया। इसके यूं वापस चले जाने का गुमान साजिद को ना था। काफी देर वो वहीं सर पकड़कर बैठा रहा और इस दहशतनाक मंजर की वहशत से निकलने की कोशिश करता रहा। जब कुछ संभला तो अपने गार की तरफ चल दिया। गार में वो तमाम सूरत हाल पर गौर कर रहा था। बेजवी गोला इसके सामने धरा था। दफ्तन गोले की रोशनी बढ़ने लगी, साथ ही बाहर से आने वाली रोशनी कम होने लगी। इसके साथ ही इसने जो कुछ देखा बड़े-बड़े सुरमाओं का पित्ता पानी करने के लिए काफ़ी था। गार में एक बहुत बड़ा अजदहा दाखिल हो रहा था। वो इतना बड़ा था कि बड़ी मुश्किल से गार में दाखिल हो पा रहा था। जब वो इसके काफ़ी करीब पहुंच गया तो अजदहे ने ज़ोर से सांस खारिज की। एक लम्हे के लिए साजिद को अपने फेफड़े फटते हुए महसूस हुए। अगले ही लम्हे इस अजदहे ने अपने जबड़े खोले और साजिद को सालिम निगल लिया। अजदहे के मुंह में जाते ही साजिद पर बेहोशी तारी होने लगी। इसके हवास इसका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहे थे। इसकी नज़र बेसी गोले पर पड़ी, जो पूरी आबोताब से चमक रहा था। वो सीने तक अजदहे के मुंह में जा चुका था। अजदहा धीरे-धीरे इसे निगल रहा था। साजिद ने कभी सोचा भी ना था कि वो बेगौरो कफन की मौत मरेगा। वो किसी अजदहे के पेट में जाकर तहलील हो जाएगा। यकलख्त इसके जिस्म पर कई गुना बोझ बढ़ गया। इसे ऐसा लगा जैसे इसकी तमाम हड्डियां चूर-चूर हो जाएंगी। इसे एक जोरदार झटका लगा। अगले ही लम्हे वो अजदहे के मुंह से बाहर था। इसका अंग-अंग दुख रहा था। सारे जिस्म पर चिपचिपा मवाद फैला हुआ था, जिससे बदबू के फुबके से उसकी नतनों में घुस रहे थे। वो कार से बाहर मौजूद था। सामने वही हसीना मौजूद थी। पांचों अफराद को मौत के इस सफर पर गामजन करने की जिम्मेदार थी। इन पांचों में से चार मौत के मुंह में जा चुके थे और साजिद अभी तक बचा हुआ था, मगर जिस तरह के हालात थे, इसे गालिब यकीन था कि वो भी जल्द अपने साथियों से जा मिलेगा। तो तुम ये हमें नहीं दोगे? इस हसीना ने बेजवी गोले की तरफ इशारा करते हुए कहा। अभी तक के वाकयात से साजिद इतना तो समझ चुका था कि वो लोग गोला जबरदस्ती नहीं छीन सकते। वो इसे डराकर और अजियत देकर गोला हासिल करना चाहते थे, मगर इस तरह कि वो डर कर गोला खुद इनके हवाले करे। हो सकता था वो बेजवी गोला इनके हवाले करता और वो इसे अदमाबाद पहुंचा देते। इसने नफी में सर हिलाया। नफी में सर हिलाते देखकर इस हसीना के चेहरे पर गुस्से और झिंझलाहट के आसार नमूदार हो गए। तुम अपने आप को तीसमार खान समझते हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, इसने पांव पटकते हुए कहा। इससे बुरा और हो ही क्या सकता है, साजिद ने दिल ही दिल में सोचा, मगर कुछ बोला नहीं। ठंड इसके जिस्म को सुन कर चुकी थी। दर्द का एहसास भी खत्म हो गया था। अब वो खुद को काफी बेहतर हालत में महसूस कर रहा था। देखो, तुम्हारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुम ये हमारे हवाले करो और यहाँ से वापस चले जाओ। हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस मरतबा इस हसीना ने नरमी से कहा, मगर साजिद इसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। इसका दिल नहीं मान रहा था। वो लोग इतनी आसानी से इसे जाने देंगे। इस गुफ्तगू में वो भयानक अजदहे को भूल ही गया था, जो न जाने कहाँ गायब हो चुका था। साजिद को यूं चुप खड़े देखकर एक मरतबा फिर वो पेचोताप खाने लगी। मेरे गज़ब को दावत मत दो। 2 मरतबा हमने तुम्हें छोड़ दिया और अगर तुम ये समझना शुरू हो गए हो कि हम तुमसे गोला छीन नहीं सकते तो तुम सही समझे हो। मगर तुम्हारा ये ख़्याल बिल्कुल गलत है कि हम तुम्हें मार नहीं सकते। तुम्हें मार कर सिर्फ़ इतना ही नुकसान होगा कि ये गोला वहीं वापस चला जाएगा, जहाँ पहले था। अब तुम खुद फ़ैसला कर लो, या तो इस खेल से निकल जाओ या हम तुम्हें ज़िंदगी से ही निकाल देते हैं। ये कहते हुए इसकी सफाकियत पूरे उरूज पर थी।
साजिद दो राहे पर खड़ा था। एक तरफ अगर आग थी तो दूसरी तरफ खाई। इसका फैसला इसके लिए जिंदगी की नवीद भी बन सकता था और मौत का पैगाम भी। वो इसी उधेड़बन में था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसे यूं परेशान देखकर इस हसीना के लबों पर पहली मर्तबा मुस्कुराहट नमूदार हुई। साजिद कुरैशी, अपने आप को मत थकाओ। मुझ पर भरोसा करो। ये गोला मेरे हवाले करो और लौट जाओ अपनी दुनिया में। इससे साजिद को तहकुमाना अंदाज में कहा। साजिद कुछ देर सिरशुपंज में मुब्तला रहा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग कौन हो, मगर मैं इतना जरूर समझ गया हूँ कि इंसानी जिंदगी की तुम्हारे यहाँ जरा भी वक़्त नहीं है और कुछ देर पहले मेरे साथ जो कुछ हुआ है, इससे ये बात साफ जाहिर हो चुकी है कि तुम लोग किसी सूरत मुझे नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं तुम्हें ये गोला नहीं दूंगा। साजिद ने फैसला कुन लहजे में कहा। अचानक साजिद की समातों से मर्दाना आवाज टकराई। समरास, तुम किस बहस में उलझ गई? ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मजा चखाना पड़ेगा। वही खौफनाक शख्स न जाने कहां से नमूदार हो गया, जो भेड़िए के रूप में साजिद के पास आया था। गोशार, संभल कर, पागल मत बनो। मगर इससे पहले कि वो हसीना कुछ और बोलती, वो शख्स आग का गोला तैयार कर चुका था। अगले ही लम्हे इसे पूरी कुव्वत से साजिद की तरफ फेंका। गोला तेजी से साजिद की तरफ आया, मगर अगले ही लम्हे अपना रुख बदल कर गोशारा की तरफ मुड़ गया और हैरत से बुत बने गोशार को अपनी लपेट में ले लिया। चंद लम्हों बाद वहां सिर्फ राख रह गई। समराज ने एक चीख मारी और गोशार की तरफ लपकी। इसके पहुंचने से पहले हवा राख को मुंतशिर कर चुकी थी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं। ये कहकर सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही लम्हे साजिद हवा में उड़ा और तेजी से करीबी खाई की तरफ बढ़ा। चंद सानियों बाद वो खाई में तेजी से गिर रहा था। नोकीली चट्टानें तेजी से करीब आ रही थी। इस मर्तबा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भयानक अंजाम से पहले साजिद ने अपनी आंखें बंद कर ली। काफी देर तक इसने आंखें बंद किए रखी। फिर जब कुछ ना हुआ तो इसने आंखें खोल दी। धप से वो नीचे गिरा, मगर ना तो इसकी कोई हड्डी टूटी और ना ही कोई दर्द महसूस हुआ। एक और हैरतनाक बात ये थी कि वो लकोदक सहरा में मौजूद था और सामने एक इमारत मौजूद थी जब से वो अगवा हुआ था। कदम ब कदम तहयर अंगेज वाकयात से इसका सामना हो रहा था। अजीबोगरीब से हालात ने उसे मबहूत करके रखा था और अब वो फिर वो भौंचका होकर रह गया और इधर उधर देख रहा था। सहरा में शदीद गर्मी थी। इसने जल्दी जल्दी कोट उतारा, पैंट के ऊपर पहना बर्फानी पजामा भी उतार फेंका। सर्द इलाके से फौरन गर्म इलाके में आ जाने की वजह से इसके जिस्म में चुंटियां सी रेंग रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। वो इमारत की तरफ बढ़ गया। इस वक्त सहरा की तपती धूप और सुलगती रेत से बचने के लिए जरूरी था कि वो इमारत में घुस जाता। वो जैसे ही इमारत के अंदर दाखिल हुआ तो हैरत का एक और झटका इसका मुंतजिर था। अंदर की तो दुनिया ही और थी। पुराने जमाने के महलों की मानंद सजा संवरा हॉल इसके सामने था। बावर्दी दरबान मौजूद थे। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, एक दरबान ने निहायत अदब से एक कमरे की सिमत इशारा करते हुए बोला, जनाब आली, आपको इस कमरे में तशरीफ ले जाना है। इसने ताज्जुब से दरबान को देखा। मैं साजिद हूँ। इसने दरबान को अपना नाम बताया। जी, मैं जानता हूँ। हमें खास तौर पर हुक्म मिला है कि आपकी इस कमरे तक रहनुमाई की जाए। दरबान ने एक मर्तबा फिर एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। साथ ही वो साजिद के हाथ में पकड़े बैजवी गोले को दिलचस्पी से देख रहा था। साजिद कमरे की तरफ चल दिया। कमरे का दरवाजा खोल कर अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ 3 शख्स मौजूद थे। तीनों बूढ़े थे। अपनी दुनिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इन तीनों में से एक बोला। अपनी दुनिया? साजिद ने हैरत से बूढ़े की तरफ बात दोहराई। जी, अपनी दुनिया यानी जिन्नात की दुनिया। ज, जिन्नात? साजिद ने हिकलाते हुए कहा। हालांकि इतने वाकयात के बाद उसे समझ जाना चाहिए था। आप तशरीफ रखें। सलार तशरीफ लाने वाले हैं। वही आपको तफसील से सब कुछ बताएंगे। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि गड़गड़ाहट के साथ दीवार में एक दरवाजा नमूदार हो गया। वहां से एक बहुत फरबा जिसामत वाला शख्स दाखिल हुआ। इसके एहतराम में तीनों बूढ़े खड़े हो गए। साजिद को देखकर इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो इसके इस्तकबाल में खड़ा था। तशरीफ रखें। इसने गूंजदार आवाज में कहा। मोहतरम सालार, यही वो नौजवान है जो हरकत का मालिक बन चुका है और इस वक्त हरकत इसके हाथ में है। बूढ़े ने चमकते गोले की तरफ इशारा करते हुए कहा। नौजवान, हमारी दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने हरकत को हासिल करने की कोशिश की है, मगर हमारी नालायक बेटी की वजह से वो एक इंसान के हाथ लग गया। तुम शायद पूरी बात नहीं जानते। सालार ने साजिद की आंखों में देखते हुए कहा। साजिद ने नफी में सर हिला दिया, मुंह से कुछ नहीं बोला। सालार ने तफसील से तमाम बात साजिद को बताई, जिसके मुताबिक सालार की बेटी समराज को हरकत हासिल करने का बहुत शौक था, मगर किसी जिन या जिनजादी के लिए यह नहायत कठिन काम था। हरकत को हासिल करने के 5 मराहिल थे और इनकी दुनिया की तारीख में सिर्फ एक मरतबा एक जिन चौथे मरहले तक पहुंचा था, मगर तख्तुस्सेरा के तिलिस्म का शिकार हो गया था।
सम्राट ने बहुत सोच विचार के बाद वो तरीका इख्तियार किया जो आज तक किसी के जहन में नहीं आया था। वो इंसानों की दुनिया में दाखिल हुई और एक नेटवर्क बना लिया। बहुत अंग्रेजी से इसने ऐसे बंदे तलाश करना शुरू कर दिए जो हरकत को बाहर निकाल लाएं। इसने इंसानों के ग्रुप बनाकर इन बर्फानी पहाड़ों की तरफ भेजने शुरू कर दिए। पहले पहल तो उसे नाकामी हुई, मगर फिर साजिद वाले ग्रुप ने काफी कामयाबी हासिल कर ली और आखिर में साजिद कई दफा मौत के मुंह में जाते जाते बचा। जब वो सब्ज रोशनी वाले पत्थर गड्ढे में डाल रहा था, अगर वो बड़ा पत्थर पहले में डाल देता तो वहीं जलकर खाकस्तर हो जाता, और अगर वो बेजवी गोले के साथ सफेद पर्ची ना उठाता तो गोले के असर की वजह से पिघल जाता, और सबसे बढ़कर अगर वो गोशार या सम्राज के हवाले हरकत कर देता तो वो उसे कत्ल कर देते। सम्राज की सारी मंसूबाबंदी फेल हो चुकी थी। कामयाबी से इतने करीब पहुंचकर वो नाकाम हो गई थी। वो तो अपनी तरफ से साजिद को मौत के मुंह में पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर चुकी थी, मगर हरकत का मालिक इतनी आसानी से नहीं मरता, वो नहीं जानती थी। फिर सालार के हुक्म से इसे इस महल में पहुंचा दिया गया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, वो हमें बिल्कुल सही जगह भी तो पहुंचा सकती थी। फिर उसे इतना लंबा चक्कर चलाने की क्या जरूरत थी? साजिद ने अपनी उलझन का इजहार किया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए इसने पहेली नुमा अशार तराशे थे। हरकत के इर्द गिर्द बहुत सख्त पहरा है, और जब तुम ऊपर आ रहे थे तो उन्होंने तुम्हारे जहन को पूरी तरह खंगाल लिए थे, मगर उन्हें शुबा नहीं हुआ। तुम लोग संदूक की तलाश में थे। पहरेदारों को इल्म नहीं था कि हरकत संदूक में बंद है, इसीलिए वो धोखा खा गए, और इंसानों का हरकत से कुछ लेना देना भी नहीं, और बिलावजह वो मदाखलत नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम हरकत तक पहुंच गए। सालार ने तफसील से जवाब दिया। और तुम्हारा साथी वाकई कमाल का था। गार में तुम सिर्फ इसी वजह से दाखिल हुए, और इसी ने कमाल महारत से गार के सामने मौजूद पत्थर तोड़ डाला। इससे पहले पहरेदार कुछ समझते, तुम अंदर दाखिल हो गए। देखिए मोहतरम सरदार, मैं इस गोरख धंधे में पड़ना नहीं चाहता। आपकी बेटी ने यह खेल शुरू किया और मुझे कितनी अजियत थी, आपको मालूम है? साजिद ने रंज और गुस्से की मिली जुली कैफियत से कहा। हमने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है, आप इस मुसीबत से निकल जाओ। और जहाँ तक समराज की बात है, वो आधी सजा तो भुगत चुकी है। उसका मंगेतर गुशार मारा जा चुका है, और बाकी की तमाम उम्र के लिए समराज को समुद्र बर्द कर दिया गया जाएगा। और बाकी की तमाम उम्र के लिए समराज को समुद्र बर्द कर दिया जाएगा। सलाह के लहजे में दुख उमड़ आया था। आखिर वो बाप था। ओह, मुझे बहुत अफसोस है, मगर इन सब में समराज का अपना कसूर है। साजिद ने सलाह के दुख को महसूस करते हुए कहा। हाँ, और वो सज़ा भी भुगतेगी, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम हरकत की मलकियत से दस्तबरदार हो जाओ। सालार के लहजे की घन गरज वापस आ गई थी। अपने दुख को उसने अपने जलाल से ढांप दिया था। यानी आप चाहते हैं कि मैं ये आपको दे दूं? साजिद ने कहा। नहीं, अब तुम इसे किसी को नहीं दे सकते, वरना हमेशा के लिए फना हो जाओगे। तुम्हें इसे वहीं पहुंचाना होगा जहां से तुम इसे लाए हो। सलाह ने हरकत की तरफ देखते हुए कहा। मगर एक बात याद रखना, हम तुम्हें वहां पहुंचा सकते हैं, मगर मसला ये है कि जैसे ही तुम हरकत वापस रखोगे, हमारा तुम्हारा राब्ता खत्म हो जाएगा। वहां से तुम्हें बहिफाजत वापस पहुंचाने का इख्तियार हम खो बैठेंगे। तो फिर मैं घर कैसे पहुंचूंगा? न जाने वो दुनिया का कौन सा खित्ता है, और मुझे जरूरत क्या है, और मैं मजीद अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? साजिद ने तिल मिलाकर कहा। एक तो वो ये गोला अपनी जगह पर रखे, फिर मौत को भी गले लगाए। ये सोचकर ही इसका फिशारे खून बुलंद हो चुका था। जरूरत है तुम्हें कि अपनी जान खतरे में डालो, वरना तमाम उम्र सिसकते रहोगे, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारे चाहने वालों का होगा। जिंदगी भर तुम कोई रिश्ता नहीं बना सकोगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? हरकत एक इंसान के पास देखकर हमारी दुनिया के लोग इसे छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी उम्र तुम्हें तो हालत जंग में ही रहना होगा। एक के बाद दूसरा हमला, वार पर वार, आखिर कब तक बचोगे? तुम्हें तो हरकत इस्तेमाल करना भी नहीं आता। तुम्हारे साथ ज्यादती हुई। हालांकि कसूरवार अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, मगर फिर भी हम तुमसे हमदर्दी महसूस कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ उठा लाए। आगे तुम्हारी मर्जी। सालार ने तुंद लहजे में कहा और उठ खड़ा हुआ। और जाते जाते आखिरी बात तुम्हें बताता चलूं, इंसान इस इलाके के काफी करीब हैं। जरा सी हिम्मत और कोशिश से तुम इन तक पहुंच सकोगे। आज का दिन और रात तुम्हारे पास है, खूब सोच लो। बहुत सोच विचार के बाद साजिद ने सलाह की बात मानते हुए इस जगह पहुंच गया जहां से हरकत को हासिल किया था। बर्फबारी शदीद हो चुकी थी। वो इसी गार में बैठा हुआ था जहां मार्टिन ने रीछ की खालें लाकर रखी थी। अब हरकत को वो इसी जगह पर पहुंचा चुका था, और सलाह की निशानदेही के मुताबिक इसे मशरिक की तरफ सफर करना शुरू कर दिया था। सुबह उठकर मशरिक की सिमत चल पड़ा। सफर के लिए तमाम जरूरी सामान और खाना सलाह ने मुहैया कर दिया था। वो मुसलसल आगे बढ़ता रहा। एक हफ्ता होने को आ गया, मगर बर्फ के समुंदर से नहीं निकल सका। हालांकि वो मुसलसल चल रहा था और बहुत थोड़ी देर के लिए आराम करता था। बर्फानी इलाकों में वैसे भी भूख और नींद दोनों बहुत कम हो जाती हैं। इसकी खुराक भी खत्म हो रही थी।
एक हफ्ता मजीद गुजर गया, खुराक खत्म हो रही थी, मगर इंसान तो इंसान, किसी जानवर पर भी इसकी नजर ना पड़ी। पहाड़ों से अगर इसे इश्क ना होता तो अब तक वो हिम्मत हार चुका होता। वो आगे बढ़ता रहा, दुश्वार गुजार रास्तों को अपने अज़म और हौसले से अबूर करता रहा। खुराक इसके पास खत्म हो गई, जिस्म में नकाहत दर आई। आखिर इंसान था। टांगों ने जवाब दे दिया। पहाड़ से निकलकर एक चट्टान के छज्जे तले वो लेटा हुआ था। इसने जेबों में हाथ मारा, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कुछ खड़खड़ाहट सी महसूस हुई तो देखा कि वही सफ़ेद पर्ची जो हरकत के साथ रखी मिली थी, जेब से निकल आई। इसी तरह सफ़ेद और बेशिकन। इसने पर्ची को देखा तो मुंह से बेख्तियार निकला, काश कुछ खाने को मिल जाता। पर्ची को फेंक कर वो करवट लेकर लेट गया। अगले ही लम्हे इसकी नाक से अनवाओ अक़साम के खानों की खुशबू टकराई। पहले तो वो वहम समझकर मुस्कुरा दिया, मगर जब मुसलसल खुशबू महसूस करता रहा तो मुड़कर देखा। हैरत से इसकी आंखें फैल गईं। इसके सामने दस्तरख्वान बिछा हुआ था, अनवा किस्म के खाने मौजूद थे। इसने सैर होकर खाना खाया, मशरूब भी खूब पिया। फिर जब भूख मिट चुकी तो एक ख्याल से इसके जिस्म को झटका लगा। वो जल्दी से उठा और वो पर्ची तलाश करने लगा। इसे यकीन वासिक था कि ये सब इसी पर्ची की करामात थी, जिसे इसने बेकार समझकर फेंक दिया था, मगर वो पर्ची गायब हो चुकी थी। बर्फानी हवाओं ने न जाने उसे कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया था। साजिद अब कुफ अफसोस मलने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। खाने से इसे काफ़ी तवन्नाई मिली थी। बाकी बचा कुचा खाना इसने एक थैले में संभाल लिया और आगे बढ़ने लगा। रात तक वो एक मुनासिब जगह तलाश कर चुका था। कुछ झाड़ियाँ भी उसे नजर आ गईं। उसने इन्हें आग लगाने की ठानी और जेब से लाइटर निकालने के लिए हाथ कोट में डाला। अगले लम्हे वो उठा और जोरदार किस्म का भंगड़ा डालने लगा। साथ ही साथ वो मुंह पर हाथ रखकर अजीब-अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा, और वो ये सब कुछ करने के हक बजाने भी था। इसके हाथ में वही सफ़ेद पर्ची थी, जिसे खोकर उसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ था। इसने पर्ची को हाथ में थामा और ज़ोर से बोला, "इन झाड़ियों में आग लग जाए।" अगले ही लम्हे झाड़ियाँ तर-तर जल रही थीं। साजिद ने एक बार फिर खुशी से सरशार हो गया और तसल्ली से बैठ गया और ज़ोरदार आवाज़ में बोला, "मैं अपने फ्लैट में पहुँच जाऊँ।" मगर काफ़ी देर गुज़र गई, कुछ भी ना हुआ। इस बार इसने एक बार फिर कहा, मगर मामला जू का तू रहा। इसने पर्ची हाथ में ली और खाने का कहा, मगर इस बार खाना भी नहीं आया। इसकी तबीयत मुज़महल होने लगी। वो बेचैन होकर लेट गया। पता नहीं ये सब क्या था। इतनी खुशी के बाद एकदम फिर मायूसी का अंधेरा छा गया। उम्मीद का सूरज झलक दिखाकर गायब हो चुका था। साजिद ने अपनी आंखें मूंद ली। इसकी आंखों में नमी सी तैर रही थी। थोड़ी देर बाद इसे गर्मी लगने लगी। बहुत अरसे बाद इसे गर्मी का एहसास हुआ था। शायद आग का असर था। इसने आंखें खोल दी, मगर ये क्या, हतफ अंधेरा ही अंधेरा था। हाथ को आज सुनाई ना देता था। या मेरे मौला, ये क्या माजरा है? कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया? इसे दिल ही दिल में सोचा और लरस कर रह गया। वो उठकर बैठ गया, फिर उठकर खड़ा हो गया और बाहर निकलना चाहा तो इसका पाँव जोर से किसी चीज से टकराया, तो वो मुंह के बल गिरा। इस वक्त इसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई दी। साथ ही साथ कुछ रोशनी हो गई। वो वहीं सज्जे में गिर गया, क्योंकि अपने फ्लैट में मौजूद था। रात का वक्त था और तमाम लाइट्स ऑन की और जल्दी-जल्दी कपड़े तब्दील किए। बर्फानी कपड़ों में इसे शदीद घबराहट महसूस हो रही थी। वो कपड़े तब्दील करके फारिग हुआ ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने दरवाज़ा खोला तो सामने सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो बंद फ्लैट में जलती लाइट देखकर आए थे। साजिद को सामने पाकर हैरान रह गए। इसने इधर-उधर की बातें करके उन्हें मुतमईन कर दिया। वो पर्ची के भेद के बारे में सोचकर हैरान होता रहा। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। सोचते-सोचते वो सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो अपने कमरे में एक बूढ़े शख्स को देखकर हवास बाख्ता हो गया और वो उछल कर बैठ गया। उसे यूं उछलता देखकर बूढ़ा गोया हुआ, "घबराए नहीं, मोहतरम साजिद, मैं सालार के पास से आया हूँ। उम्मीद है कि आप पहचान गए होंगे। मुझे सालार ने भेजा है, क्योंकि आपको हमारी वजह से बहुत सारी जानलेवा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजकर माजरत करने के लिए कहा है, और साथ ही आपके लिए नजराना भी भेजा है।" इसने एक सुनहरी थैली मेज पर रखते हुए कहा। साजिद इसको पहचान चुका था, इसलिए अब वो मुतमईन था और इसकी बातें सुनकर मजीद मुतमईन हो गया था। "मेरी तरफ से मोहतरम सलार का शुक्रिया अदा कीजिएगा," साजिद ने कहा। ये सुनकर बूढ़ा उठ खड़ा हुआ और साथ ही थैली की तरफ इशारा करके बोला, "मोहतरम, इस थैली की एक खुसूसियत है कि इसमें जो चीज़ डाली जाए वो कभी कम नहीं होती। उम्मीद है आगे आने वाली ज़िंदगी में ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। और अब मुझे इजाज़त दीजिए।" इजाज़त का सुनकर साजिद के जहन में यकलख्त एक ख्याल आया और बोला, "बुजुर्ग, मुझे पर्ची के पुरस्कार भेद ने परेशान कर दिया है। क्या आप मुझे बताएंगे?" पर्ची के बारे में सुनकर बूढ़ा मुस्कुराया और साजिद को देखते हुए बोला, "वो पर्ची नहीं, हरकत का मुहाफिज तिलिस्म था, और वो जिसके पास हो, इसकी 3 ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जब तक ख्वाहिशात पूरी ना हो जाएं, तब तक तिलिस्म अपने हासिल करने वाले से दूर नहीं जा सकता। ख्वाहिश पूरी करना तिलिस्म की अपनी मंशा पर मुनहसर है। फौरन पूरी करे या कुछ देर बाद, जैसे ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं, तिलिस्म खुद ब खुद हरकत के पास पहुंच जाता है।
बात मुकम्मल करके बूढ़े ने खुदा हाफिज कहा और गायब हो गया। साजिद ने थैली को हाथ में लिया और खोलकर देखा तो इसकी आंखें चुंधिया सी गईं। थैली के अंदर बेशकीमत हीरे मौजूद थे और बकौल सलाह के इसमें मौजूद चीज कभी खत्म नहीं हो सकती। मतलब ये कि साजिद के वारे न्यारे हो गए थे। अब सारी जिंदगी ऐशो आराम इसका मुकद्दर था। कोहे पेमाई का शौक साजिद अब सिर्फ इन पहाड़ों को सर करके पूरा करता जिन पर इसकी बीवी बच्चे भी चढ़ सकें, वो भी 2-3 साल में एक बार, क्योंकि नायाब हीरों की तिजारत से इसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। जो लोगों की नज़र में वो अफ्रीका से लाता है, मगर हकीकत साजिद को ही मालूम थी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।